इम्पोर्टेंस की, तो उसमें से तकरीबन कोई 5 से 8 नंबर का सवाल हर दफ़ा चैप्टर नंबर 1 में से देता है। इस चैप्टर के 3 जो है वो मेजर पोर्शन है। पोर्शन नंबर 1 में आपको बताया जाएगा कि कानून क्या है और कानून की टाइप्स कौन सी हैं। पोर्शन नंबर 2 में आपको बताया जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या चीज़ है, आइन जिसको हम लोग कहते हैं। और थर्ड नंबर पे आपको बताया जाएगा कि एक कानून बनता कैसे है। ठीक है, ये 3 पोर्शन के अंदर आपके चैप्टर को डिवाइड किया गया है और इन 3 पोर्शन में से बाज़ औक़ात वो एक पोर्शन में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, इन तीनों पोर्शन में से किसी एक जगह से वो लाजमी क्वेश्चन पूछता है। तो हम स्टार्ट करते हैं जी हमारा चैप्टर नंबर 1। लास्ट चैप्टर है जी हमारा सिलेबस का, जिसका नाम है लीगल सिस्टम। इसमें से कुछ बातों का आप लोगों को बखूबी आइडिया होगा, कुछ बातों का आइडिया नहीं होगा, तो इंशाल्लाह ताला हम सारी की सारी बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए, बिज़नेस लॉ जो है वो एक कॉमन मैन, जो भी एक बिजनेसमैन है, जो भी एक काम करता है, किसी किस्म का ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है, उसको उसके बारे में पता होना चाहिए कि उसके मुल्क में क्या कानून चल रहा है। इग्नोरेंस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़। कि अगर आप किसी जगह पर रहते हैं और आपको उसके कानून का नहीं पता, तो हम कहते हैं कि जनाब ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये आपकी ड्यूटी थी, आपको उसके कानून के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो चल रहा है कानून, वो आपने हम लोगों ने डिस्कशन उनके बारे में कर ली है। दैट इज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और हमारे जो अदर लॉज हैं वो सारे के सारे। ओके, अच्छा, अब इसमें आगे चलकर वो एक सेल्स एक्ट भी है और बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो आप लोगों ने आगे चलकर कॉर्पोरेट लॉ में भी पढ़ेंगे कुछ, और कुछ क्योंकि वकील तो हम हैं नहीं, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, तो हमारा जो कंसर्न है वो सिर्फ बिजनेस के साथ है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि ये जो कवानीन जो बनते हैं किसी मुल्क के अंदर, वो उनका सोर्स क्या है, पाकिस्तान में कानून का सोर्स क्या है। तो पाकिस्तान के अंदर जो कानून का सोर्स है वो आपके पास 4 सोर्सेज हैं पाकिस्तान के अंदर। सबसे पहला है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन का मतलब ये होता है कि आपके कानून साजी जो है वो ऑफिशियली एक कानून साज असेंबली के अंदर की जाती है। देखिए, हम सबको पता है कि पाकिस्तान के अंदर 4 जो हैं वो प्रोविंशियल असेंबलीज़ हैं और एक आपके पास नेशनल असेंबली है। ठीक है, और नॉर्मली जो हमारे एक्ट वगैरह पास होते हैं वो हमारे नेशनल असेंबली के अंदर पास होते हैं। एक्ट क्या चीज़ है? एक्ट हमारे वो कानून है, वो कवानीन है कि जिसको बनाकर इम्पोज किया जा सकता है। जैसे अभी हमने डिस्कशन की थी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2010, ठीक है, और उसके बाद हमने आर्बिट्रेशन एक्ट 1940, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ये सारे के सारे एक्ट एक असेंबली के अंदर पास हुए थे। ये अवाम के चुने हुए लोगों ने इस कानून को बनाया था और इस कानून को इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, तो वो ये सारे का सारा प्रोसेस आपके पास कहलाता है लेजिस्लेशन, कि जिसमें आवाम के चुने हुए लोग, नेशनल असेंबली के मेंबर्स, पार्लियामेंट के मेंबर्स क्या करते हैं, वो आपस में वोटिंग करवा के मसले के हल के लिए कोई कानून बना देते हैं। क्लियर? मतलब जैसे आर्बिट्रेशन एक बड़ा मसला चल रहा था 1940 के दौरान, तो उन्होंने एक एक्ट बना दिया 1940। इसी तरह से पार्टनरशिप में, क्योंकि सिर्फ पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट था, तो पार्टनरशिप का प्रॉब्लम आ रहा था कि अगर पार्टनरशिप है तो उसको कैसे डील किया जाए, तो उसके लिए पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो बना दिया गया। अब ये सारा कुछ जो है, ये एक्ट वगैरह, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं लेजिस्लेशन। तो एक आप बनाते हैं कानून साजी करके लेजिस्लेशन के जरिए। दूसरा आपके पास होता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? देखिए कि आपके पास जब हम कानून साजी की बात करते हैं तो हर तरह के केस आप डील नहीं कर सकते। कुछ ऐसी चीज़ें अक्कर हो जाती हैं कि जिनके लिए कानून अभी बनना है और वो काम पहले हो जाए। देखिए, हर एक्शन का एक रिएक्शन है। काम, कोई केस वो एक्शन है, हमारी कानून साजी उसका रिएक्शन है। जब तक हमारे सामने वो केस नहीं आएगा, हम उसके बारे में किसी किस्म का कोई कानून साजी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि कानून साजी से पहले ही कोई केस आ सकता है। मतलब कोई ऐसा भी केस हमारी नज़र में आ सकता है कि जिसके बारे में कानून खामोश है, यानी कि जिसके बारे में कानून हमें गाइड नहीं करता। तो फिर उन केसेस को कोर्ट्स के अंदर कैसे डील किया जाता है? फिर वहाँ पे हमारे पास जो सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं, जो हमारा चीफ जस्टिस होते हैं, जो हायर कोर्ट्स का मतलब है 2 कोर्ट्स हैं। हायर कोर्ट्स में 2 कोर्ट्स आती हैं, एक आती है हाई कोर्ट और एक आती है सुप्रीम कोर्ट।
ठीक है, ये दोनों हायर कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट सबसे हायर है, हाईएस्ट है। हाई कोर्ट के नीचे जो है वो आपके पास एक सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट आती है। सेशन कोर्ट और सिविल कोर्ट, जब भी कोई केस फाइल किया जाता है वो सबसे पहले सेशन या सिविल में आता है। अब ये सेशन या सिविल का क्या ताल्लुक, अभी आपको थोड़ी देर में बता देंगे हम लोग। सेशन कोर्ट या सिविल कोर्ट में इनको हम लोग कहते हैं लोअर कोर्ट्स। जब भी कोई केस फाइल होता है, अगर आपका कोई सिविल मैटर है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। सिविल मैटर का मतलब होता है कि जिसमें आप किसी सोसाइटी को थ्रेट नहीं कर रहे, जिसमें आप सिर्फ किसी एक बंदे को, उस बंदे के साथ कुछ ना कुछ मसला हो सकता है, आप किसी एक बंदे को कोई ना कोई बिजनेस लॉस हो सकता है, यानी कि जो आपके ऐसे मैटर कि जिससे सोसाइटी जो है वो थ्रेट पे नहीं जाती, जो जिसका इम्पैक्ट पूरी की पूरी सोसाइटी के ऊपर नहीं पड़ता, सिर्फ एक बंदे के ऊपर पड़े, वो आपके पास क्या कहलाता है, सिविल मैटर। जैसे कि आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप पार्टनरशिप करते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट की आप ब्रीच कर दें, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दें। मैंने अगर अब्दुल राफे के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो अब इस ब्रीच से किसी दूसरे को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, फर्क किसको पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ अब्दुल राफे को। तो दैट वुड बी कॉल्ड सिविल मैटर, ठीक है। सिविल मैटर्स को डील करती है इनिशियली सिविल कोर्ट्स। और अगर हम बात करते हैं क्रिमिनल मैटर की, फॉर एग्जांपल अगर मैं अब्दुल राफे को यहाँ पे खड़ा करके थप्पड़ झपड़ मारना शुरू कर दूँ, तो इसका मतलब क्या है कि पूरी की पूरी आवाम एक दफ़ा ध्यान देगी, थ्रेट होगी कि यार ये बंदा पागल सा है, इससे ज़रा दूर रहो। ऐसे लोगों को पकड़ के मैं पत्थर मारना शुरू कर दूँ, तो आवाम के आगे से थ्रेट होगी, पूरी की पूरी सोसाइटी को फ़र्क पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी के, ये जो रोड हमारी पब्लिक रोड है, इस रोड को मैं तोड़ना शुरू कर दूँ, तो इससे किसी एक बंदे को मसला नहीं होगा, इससे क्या किसको मसला होगा, पूरी की पूरी सोसाइटी को मसला होगा। तो फिर जब पूरी की पूरी सोसाइटी इफेक्ट होती है, तो हम उसको कहते हैं जनाब ये आपके पास एक क्रिमिनल मैटर है, जिसके बारे में कानून हमें क्या करता है, सज़ा देता है, ठीक है। तो क्रिमिनल मैटर्स जितने भी हैं वो सारे के सारे जाते हैं सेशन कोर्ट में, ओके। तो सिविल कोर्ट में सिविल मैटर, क्रिमिनल मैटर जाते हैं सेशन कोर्ट में। अब इन कोर्ट से ऊपर जो है वो आपके पास आती हैं आपकी हायर कोर्ट्स। इन कोर्ट से ऊपर आती है हाई कोर्ट, यानी कि इन कोर्ट्स के जो प्रॉब्लम है, अगर ये फैसले से कोई बंदा सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो फिर अपील दायर करता है हाई कोर्ट में। अब हाई कोर्ट के अगर कोई बंदा फैसले से मुतमिन नहीं है, तो फिर वो किधर जाता है, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। अच्छा, अब लेट्स सपोज अभी हम बात कर रहे थे कि कोई ऐसा केस हो सकता है कि जिसके बारे में कानून साजी नहीं है, जिसके बारे में कानून खामोश है, तो फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन दोनों कोर्ट्स के जो जजेस हैं, लॉ उनको एक पावर देता है कि इनको जो लगता है, इनकी जो जजमेंट्स हैं, उन जजमेंट को फॉलो किया जाए। इनकी जो जजमेंट्स हैं, उन जजमेंट्स को क्या किया जाए, फॉलो किया जाए। जो हायर कोर्ट की जजमेंट्स लोअर कोर्ट्स के ऊपर इंपोज होती हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंट। उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट। अब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट होगी वो हायर कोर्ट के ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर भी होगी, सेशन और सिविल के ऊपर भी होगी। हाई कोर्ट की जो जजमेंट होगी वो सेशन और सिविल के ऊपर होगी, वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नहीं होगी, ओके। तो अपर कोर्ट की जो डिसीजंस हैं वो लोअर कोर्ट पे इंपोज होते हैं। मतलब कि जब आप किसी किस्म का कोई केस, कभी आप लोगों ने शायद मूवीज़ में या आप लोगों ने देखा होगा कि कोर्ट्स की प्रोसीडिंग, मूवीज़ में जो कुछ होता है सारा कुछ बकवास है, झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कोर्ट की प्रोसीडिंग, वहाँ पे एक वकील खड़ा होता है, ठीक है, उसके साथ जनाब वो डिफेंडेंट है, ये क्लेमेंट है। दो टर्म्स हैं, क्लेमेंट वो होता है जो केस फाइल करता है, डिफेंडेंट वो होता है जिसके खिलाफ केस फाइल किया जाता है, ठीक है। क्लेमेंट कहते हैं दाई को, मुदई को, और दूसरे को कहते हैं हम लोग मुद्दाई, कि जनाब मुदई कौन है, कि जनाब जो बंदा केस फाइल कर रहा है, और दाई कौन है, जनाब जो बंदा डिफेंड कर रहा है। तो क्लेमेंट और डिफेंडेंट का टर्म मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा। अब वहाँ पे जो वकील है वो ये नहीं कहता कि जज साहब ये हुआ, ये वो हुआ, ऐसा नहीं है। वकील ने जाके बहुत सिंपल सी बातें कर, सिंपल सी खैर बातें नहीं होती, बड़ी टेक्निकल बातें होती हैं। वकील ने जाके दो चीज़ों के ऊपर बहस करनी होती है, लॉ के ऊपर, कानून इस मैटर में क्या कहता है, और दूसरा अगर कानून खामोश है तो हाई कोर्ट्स ने, हायर कोर्ट्स ने क्या जजमेंट्स दी हैं, उन जजमेंट्स को पढ़ना, ठीक है। नॉर्मली वकील लॉ की तरफ मूव नहीं करते, क्योंकि अब इतना सारा कानून, वो कहते हैं कि यार दफ़ा करो, जजमेंट्स लेके आओ। नॉर्मल वकील क्या करते हैं, जजमेंट्स निकाल लेते हैं, उस केस में सिमिलैरिटीज़ देखते हैं, सिमिलैरिटीज़ के बाद उनके जजमेंट्स देखते हैं, और
जो सेशन कोर्ट या सिविल कोर्ट में अगर कोई मैटर चल रहा है तो फिर वहाँ पे कहते हैं जी हाई कोर्ट के बेंच ने ये फैसला किया था, सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने ये फैसला किया था, हमारे क्लाइंट के हक में फैसला होना चाहिए। तो फिर इनके ऊपर ये लाजिम व मलजूम होता है कि वो उनके फैसले को ये नहीं कह सकते हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने गलत फैसला दिया था, वो ये कह सकते हैं ठीक है भाई उन्होंने फैसला दिया था, हम उनको मान लेते हैं। एक हाई कोर्ट का जो फैसला है वो दूसरी हाई कोर्ट के ऊपर प्रेसिडेंट नहीं होता, क्योंकि ये सारी की सारी आपस में बराबर रैंक की होती हैं। हाई कोर्ट के जो फैसले हैं वो इनके लिए प्रेसिडेंट है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हाई कोर्ट्स के लिए क्या होते हैं, प्रेसिडेंट्स होते हैं। गॉट इट? समझ आ गई बात की? अच्छा, जब भी कोई जज एक फैसला देगा उस फैसले के पीछे कोई ना कोई रीजन होगी, उसको हम लोग कहते हैं रेशियो डेसिडेंडी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेशियो डेसिडेंडी। जिसका मतलब क्या है कि जनाब ये जो मैं फैसला जो मैं जजमेंट दे रहा हूं उसके पीछे एक रीजन है। अब वो रीजन केस की सिमिलैरिटी के साथ मैच करने के बाद हम लोग प्रेसिडेंट जो है वो बता सकते हैं। ठीक है, अगर रीजन सेम है, केस में सिमिलैरिटीज है, तब जाके वो जनाब हम कहेंगे कि जनाब ये प्रेसिडेंट है और ये आपके ऊपर इम्पोज किए जाते हैं। गॉट इट? तो प्रेसिडेंट मतलब समझ में आ गया। अच्छा, इसके पास सेकंड जो थर्ड हमारे पास है वो है हमारे कल्चर, हमारे कस्टम्स। देखिए, तीसरा सोर्स जहाँ पे कानून खामोश है, लेजिस्लेशन नहीं हुई, जहाँ पे किसी किस्म की कोई प्रेसिडेंट नहीं है, वहाँ पे आएगा हमारे कस्टम्स। कि हमारे कस्टम लॉज हमें क्या कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कस्टम लॉज? हर एरिया के शुरू से लेकर अभी तक, जब से इंसान तहजीब याफ्ता हुआ है, तब से हर बंदा, हर एरिया अपनी अपनी कानून साजी करता रहा है, उन्होंने अपने अपने एरिया के कानून बना लिए। इसको हम लोग कहते हैं कस्टम। एक छोटी सी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर हम जाते हैं ना रहीम यार खान या दूसरे कबायली इलाके में, अगर इस तरह से हम लोग जाते हैं, डीजी खान, डीआई खान में अगर हम लोग जाते हैं जहाँ पे कबीले हैं, वहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट, बड़ा ही मतलब रिचुअल सा कस्टम है वहाँ पे, बहुत ही जनाब वो बड़ा स्ट्रॉन्ग सा उनका कस्टम है, वन्नी के नाम से। वन्नी क्या चीज़ है? वन्नी जनाब हम लोग कहते हैं कि अगर लेट सपोज एक बंदे ने किसी दूसरे बंदे को कत्ल कर दिया, तो जो कातिल है उसके घर की किसी औरत को मकतूल के घर के किसी मर्द के साथ उसकी शादी करवा दी जाएगी। दिस इज कॉल्ड वन्नी। और वो शादी करवाने के बाद वो मकतूल के जो घर में लड़की गई है वो अपने मायके से मिल नहीं सकती। मतलब वो ऐसे ही होगा कि जैसे उन्होंने उनका लड़का मार दिया और इन्होंने उनकी लड़की मार दी। बजाय इसके कि वो कत्ल करें, तो वो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट ले आए, वन्नी का कॉन्सेप्ट ले आए। अब वो वन्नी का कॉन्सेप्ट ना किसी लॉ में है, ना किसी प्रेसिडेंट में है। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है? वो कॉन्सेप्ट है आपके कस्टम्स का, आपके कल्चर का, कि वहाँ का कल्चर ऐसा है। अब कबायली इलाके में आप अगर थोड़ा सा गौर करें, वो लोग कोर्ट्स में नहीं आते, वो क्या करते हैं, वो जिरगा बिठाते हैं और अपने कबीले का वो फैसला करते हैं। और उनके जो फैसले होते हैं वो ना तो किसी प्रेसिडेंट के ऊपर होते हैं और ना ही किसी लेजिस्लेशन के ऊपर होते हैं, उनके फैसले उनके कस्टम्स के ऊपर होते हैं। लीगली गलत है, यही पूछना चाहते हो? यही पूछना चाहते हो ना? मैंने बता दिया लीगली गलत है, शरन भी गलत है, लीगली भी गलत है। कस्टम लॉ तो इजाजत देता ही नहीं आपको। वो बिल्कुल, मैं वो एरिया के लोग जो हैं लॉ उसको फॉलो नहीं करेगा, वो एरिया के लोग उस चीज़ को फॉलो करते हैं। ये हम बता रहे हैं कि सोर्सेज ऑफ लॉज कौन से हैं। एक लेजिस्लेशन है, वहाँ से हमें कानून पता चलते हैं। दूसरा हमारे पास प्रेसिडेंट्स है, वहाँ से हमें कवानीन पता चलते हैं। और तीसरा हमें कवानीन किसी एरिया के कहाँ से पता चलेगा, उसके कस्टम से, उसके कल्चर से, कि जनाब इस एरिया के अंदर क्या कानून चल रहा है। गॉट इट? तीसरा कस्टम से हमें पता चलता है कि कानून गिवन है, तो फिर वो कस्टम इस्लामी लिहाज से भी ठीक होना चाहिए और लीगल लिहाज से भी ठीक होना चाहिए, फिर वो लॉ होना चाहिए। मैं सर इस चीज़ को बिल्कुल मानता हूँ, मैं इस चीज़ से इनकारी नहीं हूँ। हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो लॉ ठीक है गलत है, हम ये बात ही नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि कानून कब, एक चीज़ जो है वो कानून कैसे डेवलप होता है, हम इस चीज़ की बात करें। वो ठीक है गलत है, हम उसकी तो बात ही नहीं कर रहे। समझ रहे भाई? ठीक है, इस्लाम के अंदर चोर की सज़ा क्या है?
हाथ काट देना, पाकिस्तान में हाथ काटते हैं, तो ये तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। चोर को कैद में कर लेना, कैद में क्यों करो भाई, हाथ काटो उसके। डेथ पेनल्टी क्या है, सर कलम कर देना इस्लाम के अंदर, सर कलम करना ना, सर कलम क्यों नहीं करते भाई। तो हर एरिया के अपने अपने कल्चर्स हैं, अपने अपने कस्टम्स हैं, ठीक है। तो वो कस्टमरी लॉ जो है वो हमारे पास जो भी आ रहा है, हम उसको अपना कानून की, ये हमारे लिए समझ लीजिए हम बात कर रहे हैं कि कानून हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, सोर्सेज ऑफ लॉ। तो ये सोर्स ऑफ लॉ है कस्टम्स। मैं आपको एक सिंपल, बिल्कुल, अगर आप एक चीज़ एक एरिया के अंदर बार बार एक चीज़ को बचपन से लेकर यानी कि शुरू से लेकर अभी तक लेके आ रहे हैं, वही तो आपका कस्टम है, वही चीज़ तो आपका कस्टम है। मिसाल के तौर पर अब हम अपनी एग्जांपल देता हूं मैं, हमारे ख़ानदान में क्या होता है, हमारे ख़ानदान में बच्चों के जो कान हैं वो छेदे जाते हैं। राजपूत हैं हम लोग, तो हमारे ख़ानदान में बच्चों के कान छेदे जाते हैं, मेरा भी कान छेदा हुआ है। अब वो एक कल्चर बन चुका है, एक कस्टम बन चुका है हमारे ख़ानदान का, वो सब उसको फॉलो करते आ रहे हैं। लेकिन हम थोड़े से ज़रा पढ़ लिख गए हैं, हमने कहा यार ये गलत चीज़ है, बड़ा ऑकवर्ड सा लगता है, इसको यूज़ ना करो, हमने वो निकाल दिया। अब जो कस्टमरी लॉज हैं वो आप ही ख़त्म करते हैं और आप ही बनाते हैं, ठीक है। अगर एक चीज़ को फॉलो किया जाए काफ़ी टाइम से तो वो आपका कस्टम बन जाता है। तो हम कहते हैं जनाब ये आपका कस्टम है, ये आपका कल्चर है। आप मिसाल के तौर पर अब अगर आप बाहर के मुल्क में जाके पढ़ते हैं, वहाँ पे आप शॉर्ट्स पहन लें, स्लीवलेस पहन लें, अलाउड है, मसला ही कोई नहीं है। क्या मैं यहाँ पे हम लोग अलाउ करेंगे स्कैन्स के अंदर? हमने स्पेसिफिकली लिख के लगाया हुआ है कि अलाउड नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा कस्टमरी लॉ हमें इजाज़त नहीं देता। गॉट इट? तो कस्टम का मतलब यहाँ पे ये कि कुछ चीज़ों को आपका कल्चर फॉलो कर रहा है, वो ठीक है गलत है, दैट डजंट मैटर। जी, नहीं, अगर कोर्ट में आती है लड़की तो फिर यस, क्यों नहीं। देखिए कोर्ट ऑफ लॉ, एक बात याद रखिए, एक बहुत अच्छा बड़ा जुमला अच्छा कहा गया था कि एक बंदे ने आके कहा कि जनाब मुझे इस अदालत से इंसाफ नहीं मिला, मुझे अदालत से इंसाफ नहीं मिला। तो वहाँ उस टाइम के जज ने बड़ा अच्छा जुमला कहा, उसने कहा यंग मैन, दिस इज कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो हम लोग मिस कर जाते हैं। अदालतें कोर्ट ऑफ लॉ हैं, कानून के मुताबिक चलती हैं, जज्बात के ऊपर नहीं चलती वो, ठीक है। वो कोर्ट ऑफ लॉ है, वो कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं है। उनका काम इंसाफ देना कानून के दायरे में रहकर। अगर कानून इजाज़त देता है तो दैट्स फाइन, अगर कानून इजाज़त नहीं देता, देखें एक बंदा, एक कातिल, सबको पता है कातिल है, सबको पता है कि सबके सामने उसने कत्ल किया, कानून कहता है कि गवाही लेके आओ, गवाह लेके आओ, गवाह कोई नहीं है उसका। कानून कहता है कि दूसरे जो है वो उसको चेक करो कि सबूत लेके आओ, सबूत कोई नहीं है। कानून कहता है कि अगर सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, बरी कर दो, इसको बरी कर दिया जाता है। फिर हम क्या कहते हैं, हमें इंसाफ नहीं मिलता कोर्ट में से। भाई कोर्ट इंसाफ कब देगी? जब कानून को फॉलो किया जाएगा। तो दिस इज यंग मैन, दिस इज कोर्ट ऑफ लॉ, नॉट कोर्ट ऑफ जस्टिस। ओके, तो गलत है ठीक है वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा कंसर्न क्या है? एक चीज कस्टम है, दिस इज सोर्स ऑफ लॉ, दैट्स इट। ओके, और लास्ट में जनाब हमारे पास आते हैं, फोर्थ हमारा सोर्स है, दैट इज एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट का मतलब ये होता है कि आप दो या दो से ज़्यादा पार्टीज आपस में एग्री करके अपने कानून साजी कर सकती हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर कानून ये कहता है कि जनाब सारे के सारे पार्टनर जो हैं वो इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, लेकिन एग्रीमेंट करके पार्टनर अपने रेशियोज जो हैं वो डिसाइड कर सकती हैं। तो ये एग्रीमेंट जो आपको मिलता है वो हमारे लिए क्या बन जाता है? वो हमारे लिए कानून बन जाता है। गॉट इट? अच्छा, अब अगर हम लोग कानून की टाइप्स की बेटा बात करें तो कानून की टाइप्स जो हैं वो दो किस्म के कानून हैं, कवानीन है, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ। सिविल लॉ जो है उसमें क्या होता है, उसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी को हर्ट करती है, ठीक है, और उसका इफेक्ट सिर्फ उसी पार्टी की हद तक रहता है। ओके, और उसमें जिस पार्टी के साथ ज्यादती हुई होती है वो पार्टी क्लेमेंट बन के किसी दूसरे बंदे के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। लेकिन जब हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की, तो उसमें सारी की सारी सोसाइटी को थ्रेट होता है, जैसे कि चोरी करना, हवाई फायरिंग करना, पटाखे चलाना,
इससे पूरी की पूरी सोसाइटी इफेक्ट होती है। तो इस तरह की चीज़ें हम क्या कहते हैं, ये कौन से लॉज हैं, ये क्रिमिनल लॉज हैं। क्रिमिनल लॉज के लिए एक अलग से जो है वो हमारे लिए लॉज हैं, और सिविल मैटर को डील करने के लिए हमारे पास अलग से लॉज हैं। देखिए जी, पर्पस क्या है जनाब, सिविल लॉ का पर्पस क्या है जी? सिविल लॉ का पर्पस है कि आप कोई भी जो बंदा है जिसके साथ ज्यादती हुई है उसको कंपनसेट किया जाए, उसके कंपनसेशन उसका मकसद है हमारा सिविल लॉ का। जबकि क्रिमिनल लॉ का मकसद है कि जो बंदा स्टेट के लिए हार्मफुल है उसको सजा मिलनी चाहिए, ठीक है, उसको क्या मिले, उसको सजा मिलनी चाहिए। ये हमारे क्रिमिनल लॉ का पर्पस होता है। उसके बाद जनाब हार्म कॉस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम कहते हैं जनाब कि जो क्लेमेंट है जिसके साथ ज्यादती हुई है, ठीक है, जो उसके साथ बुरा बर्ताव किया गया, जो उसको धोखा मिला, जो उसको जनाब कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसमें किया गया, वो बंदा क्लेमेंट बन सकता है और वो केस फाइल कर सकता है। किस चीज़ के लिए? उस ज्यादती के लिए जो उसके साथ की गई, ठीक है। और जबकि क्रिमिनल लॉ के अंदर जो आपकी स्टेट होती है, जो आपकी गवर्नमेंट होती है, वो क्लेमेंट बन जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर मैं बाहर खड़ा होकर हवाई फायरिंग करूंगा तो कोई बंदा मेरे खिलाफ केस फाइल करे ना करे, मुझे पुलिस आके पकड़ के लेगी और पुलिस मेरे खिलाफ केस फाइल करेगी, ठीक है। तो क्रिमिनल लॉ के अंदर स्टेट जो है वो क्लेमेंट बन जाती है। अच्छा, अगर मैं किसी के साथ ब्रीच ऑफ लॉ करता हूं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, तो ब्रीच ऑफ